बेटी तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 ऑफ EIT के। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ द स्टेट, यानी कि जो स्टेट है वो कैसे बना। तो सबसे पहले समझते हैं स्टेट क्या होती है। स्टेट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है लोगों की, जो कि फिक्स्ड टेरिटरी में रहते हैं अंडर अ गवर्नमेंट। यानी फिक्स्ड टेरिटरी मतलब एक फिक्स्ड जगह पे रहते हैं। जैसे आप लोग एक फिक्स जगह पे रहते हो, वो होगी फिक्स टेरिटरी। तो यहाँ पे उन लोगों की एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है और लोग कहाँ पे रहते हैं, एक फिक्स्ड जगह फिक्स टेरिटरी में रहते हैं और अंडर अ गवर्नमेंट रहते हैं। यानी प्रॉपर लॉ सब कुछ अप्लाई होता है, अंडर अ गवर्नमेंट वो लोग रहते हैं। अब इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्टेट के एलिमेंट होते हैं हमारी टेरिटरी जहाँ पे रहते हैं लोग हैं, तो पॉपुलेशन होगी, तो पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी, चार इसके एलिमेंट्स होते हैं। तो इसके चार एलिमेंट्स हो गए, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी। अब जो ये है ओरिजिन और स्टेट का इवोल्यूशन एंशिएंट इंडिया में, यानी पहले जो इंडिया में जो थी, ओरिजिन और इवोल्यूशन ग्रेटेस्ट इशू रहा है। ये माना जाता है स्टार्टिंग में जो थे लोग, सबसे पहले जो लोग थे वो एक छोटे फैमिली ग्रुप में रहे। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पे बने, लोग मिले, एक फैमिली ग्रुप बना लिए छोटे छोटे। तो सबसे पहले जो लोग थे वो फैमिली ग्रुप में, छोटे छोटे फैमिली ग्रुप में रहे। उसके बाद ये फैमिली आई, बहुत सारी फैमिली आई एक साथ, और उन्होंने कम्युनिटी या फिर गांव बना दिया, जिसे बोल दिया सोसाइटी। ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट फैमिलीज, जैसे गोकुलधाम सोसाइटी है, वहाँ पे डिफरेंट फैमिलीज रहती हैं, कम्युनिटी बन गई उनकी। तो बहुत सारी जो फैमिलीज थी वो एक साथ आई और उन्होंने क्या बना दिया, एक कम्युनिटी बना दी या फिर विलेज बना दिया। अब इस सोसाइटी को मैनेज करने के लिए एक रूलर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक रूलर की ज़रूरत पड़ती है सोसाइटी को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी फॉर्म हुई, गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद ये क्या बन गया, स्टेट। ठीक है, क्योंकि स्टेट क्या था, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी लोगों की, जो कि फिक्स टेरिटरी में रह रहे हैं अंडर अ गवर्नमेंट। ये बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट के अंडर में। तो सोसाइटी बनी, सोसाइटी को मैनेज करने के लिए रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो रूल्स के लिए गवर्नमेंट बन गई और फिर ये क्या बन गया, स्टेट बन गया। अब चार इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं स्टेट के ओरिजिन के रिगार्डिंग। सबसे पहले इवोल्यूशनरी थ्योरी इंपॉर्टेंट, फोर्स थ्योरी, मिस्टिकल थ्योरी, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सबसे पहले पढ़ते हैं इवोल्यूशनरी थ्योरी। इवोल्यूशनरी थ्योरी में वर्ड आ रहा है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब धीरे धीरे कैसे प्रगति हुई, धीरे धीरे कैसे बना। तो इवोल्यूशनरी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो एकदम से नहीं बना। ठीक है, धीरे धीरे ग्रेजुअली बना है, वो डेवलप हुआ है ग्रेजुअली। तो स्टेट जो है एकदम से नहीं बना, वो कैसे बना है, वो डेवलप हुआ है धीरे धीरे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और इवोल्यूशनरी थ्योरी जो है सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है, सबसे पुरानी थ्योरी है किसकी, ओरिजिन ऑफ द स्टेट की ओल्डेस्ट थ्योरी है। और ये थ्योरी मेंशन्ड है अथर्ववेद में। कहाँ, कौन से वेद में अगर पूछे तो अथर्ववेद में है। तो यहाँ पे ओल्डेस्ट थ्योरी है और अथर्ववेद में ये मेंशन्ड है। और ये सजेस्ट करती है, ये थ्योरी बोलती है कि जो स्टेट है ना वो ओवर टाइम बना है, इवॉल्व हुआ है 5 स्टेजेस के थ्रू, यानी 5 स्टेजेस के थ्रू जाके तब जाके स्टेट बना था धीरे धीरे। तो वो 5 स्टेट हैं, ट्राइबल स्टेज, जनपद, महाजनपद, मौर्य एम्पायर एंड गुप्त एम्पायर। ये बहुत सिंपल है, देखो सबसे पहले ट्राइबल स्टेज आई। ट्राइबल स्टेज में क्या बना ट्राइबल स्टेज थी सबसे पुरानी स्टेज, सबसे शुरू वाली जो स्टेज थी वो थी ट्राइबल स्टेज, अर्लीस्ट स्टेज थी ट्राइबल स्टेज। तो सबसे पहले लोग आए और उन्होंने ट्राइब्स में रहना शुरू कर दिया। ट्राइब्स मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स में रहना शुरू कर दिया। अब हर ट्राइब का जो छोटे छोटे ग्रुप थे सबका एक चीफ होता था, यानी कि एक लीडर होता था। ऐसे कोई गवर्नमेंट या कोई लॉज नहीं थे उस टाइम पे, सिर्फ एक चीफ था, वही देखता था सब कुछ। तो कोई प्रॉपर ना गवर्नमेंट थी ना लॉ थे। तो यहाँ पे इकोनॉमी की सोर्स क्या थी, पैसे कहाँ से आ रहे थे, या फिर तो इकोनॉमी की सोर्स क्या थी यहाँ पे, हंटिंग गैदरिंग और प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, यानी खेती बाड़ी कर ली, एनिमल्स मार लिए, ये इन सब के थ्रू ये थी इनकी सोर्स ऑफ इकोनॉमी, हंटिंग गैदरिंग और प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। अब जनपद स्टेज आई। जनपद स्टेज में क्या हुआ, जन मतलब पीपल
और पद मतलब होता है लैंड, जन मतलब पीपल, पद मतलब लैंड। यानी अब जो लोग थे, जो ट्राइब्स में रह रहे थे, वो एक फिक्स्ड टेरिटरी, फिक्स्ड एरिया, फिक्स्ड लैंड पे जाके सेटल हो गए। पीपल कौन थे यहाँ पे? ट्राइब्स। तो ट्राइब्स सेटल हो गए फिक्स्ड एरिया में। अब जब फिक्स्ड एरिया में कोई सेटल हो जाता है उसे बोल देते हैं टेरिटरी। तो छोटी छोटी टेरिटरीज बन गई, स्मॉल टेरिटरीज बन गई जनपद में। अब यहाँ पे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो चुका था, मैनेज मतलब प्रॉपरली सब कुछ होने लगा था स्टार्ट। फिर आया महाजनपद स्टेज। महाजनपद स्टेज क्या होता है? इस जनपद स्टेज का एक्सपेंशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? छोटे छोटे जनपद, पहले छोटे छोटे ट्राइब जब आए, ट्राइब फिक्स्ड एरिया में सेटल हुए तो जनपद बना। अभी के जो छोटे छोटे जनपद हैं वो कंबाइन हो जाते हैं और महाजनपद बनाते हैं। ठीक है, जनपद, छोटे छोटे जनपद आए, वो कंबाइन हो गए, इससे बड़ी टेरिटरीज बनी, क्योंकि जनपद क्या था? स्मॉल टेरिटरीज बनी थी। अब छोटी छोटी टेरिटरीज जुड़ी तो बड़ी टेरिटरी बन गई। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूलर्स और आर्मीज भी बनी। तो यहाँ पे कौन आ गए? स्ट्रॉन्ग रूलर्स आ गए, आर्मीज आ गई महाजनपद में, क्योंकि टेरिटरीज बड़ी हो गई थी। अब स्ट्रॉन्ग रूलर और आर्मीज की जरूरत थी। अब था मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर सबसे पहला बड़ा सेंट्रलाइज एम्पायर था। सेंट्रलाइज एम्पायर यानी कि सारी पावर एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास आ गई। अब इसके फाउंडर कौन थे मौर्य एम्पायर के? चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। स्टेट जो थी हमारी वो ज़्यादा पावरफुल और ऑर्गेनाइज हो गई तीसरे स्टेप में आते आते, क्योंकि इसकी इवोल्यूशनरी थ्योरी क्या कहती थी कि स्टेट ओवर द टाइम हुआ है इवॉल्व 5 स्टेजेस में। तो ये चौथी स्टेट में आते ही स्टेट बहुत ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो चुका था। अब तक गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर ग्रेटेस्ट एम्पायर था एंशिएंट इंडिया में। अगर कोई कहे ग्रेटेस्ट एम्पायर कौन था तो वो था गुप्ता एम्पायर, और इसके फाउंडर थे श्री गुप्ता। लेकिन इसको इसकी पीक मिली थी चंद्रगुप्त वन और समुद्रगुप्त के थ्रू। ठीक है, और इसको गुप्ता एम्पायर जो कि ग्रेटेस्ट एम्पायर था, इसको बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ इंडिया। गोल्डन एज ऑफ इंडिया क्या था यहाँ पे? क्यों बोलते थे इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया? क्योंकि साइंस में, मैथ्स में, एजुकेशन में, इन सब में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई थी, इसलिए इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है फोर्स थ्योरी। देखो, फोर्स थ्योरी कहती है कि जो स्टेट है ना वो किसी एग्रीमेंट से नहीं बने या कोऑपरेशन से नहीं बने लोगों के, कि लोगों के बीच कोई एग्रीमेंट हुआ हो या लोगों ने साथ दिया हो, इससे नहीं बना स्टेट। ये कहता है जो स्टेट है ना, ये थ्योरी कहती है ये स्टेट बना है फोर्स या पावर से। स्टेट कैसे बना है? फोर्स से या पावर से बना है, कोई एग्रीमेंट या कोऑपरेशन के थ्रू नहीं बना। फोर्स या पावर का मतलब जो स्ट्रॉन्ग पीपल या जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप था, जो भी स्ट्रॉन्ग लोग या स्ट्रॉन्ग ग्रुप थे, वो जो वीक वाले थे, जो स्ट्रॉन्ग पीपल थे और एक थे वीकर पीपल। ठीक है, तो जो वीक पीपल के ऊपर, तो स्ट्रॉन्ग पीपल जो है वीक पीपल के ऊपर कंट्रोल कर लेते थे। ठीक है, या फिर इनको कैप्चर कर लेते थे, तब जाके स्टेट बनती थी। थोड़ा जाएगा माइट इज राइट, ये स्टार्टिंग में इन द फोर्स थ्योरी लिख सकते हो, 2 मार्क्स में आया था। बस ये लिखना है कि जो स्टेट है ना वो फोर्स या पावर से बना है, किसी एग्रीमेंट या कोऑपरेशन से नहीं बना। और ये थ्योरी बोलती है कि जो स्ट्रॉन्ग पीपल थे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पीपल या जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप थे, उन्होंने वीकर पीपल पे क्या कर लिया था? कंट्रोल कर लिया था, इनको कैप्चर कर लिया था, एंड इससे बना था स्टेट। इसकी वजह से बना था हमारा स्टेट। और फिर ये वाला लिख देंगे माइट इज राइट, कि जिसके पास जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो सही है। फिर आती है मिस्टिकल और डिवाइन थ्योरी। मिस्टिकल या डिवाइन थ्योरी क्या कहती है कि जो स्टेट है वो बना है भगवान ने। ठीक है, डिवाइन मतलब भगवान, तो यहाँ क्या है? डिवाइन पावर यानी भगवान। तो ये मानते थे लोग जो है, स्टेट जो है वो भगवान ने बनाया है। ठीक है, स्टेट किसने बनाया? स्टेट बनाया गॉड ने, भगवान ने बनाया स्टेट को। और जो भी किंग या जो रूलर था स्टेट का, ठीक है, वो क्या है? भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है धरती पे।
ठीक है, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी भगवान जो भी कहता है वो सब हम तक कौन पहुंचाता है? रूलर। तो वहाँ पे ये मानते थे कि अगर हम इस किंग की बात ना माने या रूलर को डिसोबे करेंगे ना, किंग को डिसोबे करेंगे, यानी हम भगवान को डिसोबे कर रहे हैं। किंग की बात ना माननी यानी भगवान की ना बात माननी होगी। ठीक है, तो पहले मतलब लोग मानते थे कि हर एक चीज़ जो है ना, हर चीज़ डिवाइन पावर की वजह से होती है। तो अगर हम किंग को नहीं मानेंगे तो हम भगवान को नहीं मानेंगे। तो इस वजह से जो रूलर था इस पे थी एब्सोल्यूट पावर, सारी की सारी पावर इसी पे थी। और जो लोग थे ना इसको फॉलो करते थे बिना कुछ क्वेश्चन करे, जो इसने कह दिया बस वही मान लेते थे, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठता था। तो बिना क्वेश्चन करे सब इसको फॉलो करते थे, बस ये इसमें ये था। उसके बाद आती है कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी लास्ट थ्योरी है कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, नाम से पता चला कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बने। ये मानती है स्टेट जो है एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, जैसे फोर्स थ्योरी क्या कहती थी कि फोर्स या पावर से बनी है, एग्रीमेंट कोऑपरेशन से नहीं बनी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट से बनी है, एग्रीमेंट से बनी है, लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ तब जाके बनी। क्योंकि पहले क्या था, जो लोग थे वो स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे, स्टेट ऑफ नेचर में लोग रहते थे। ठीक है, तो स्टेट ऑफ नेचर का क्या मतलब है कि ना तो कोई लॉ था ना कोई एग्रीमेंट था, स्टेट ऑफ नेचर में रह रहे थे लोग। तो ना कोई लॉ ना कोई एग्रीमेंट। अब लॉ की वजह से क्या है, कोई गलत करेगा उसे सजा मिलेगी। अब लॉ ही नहीं था तो लाइफ कैसी थी उनकी, बहुत अनसर्टेन थी और अनसेफ थी। तो उनकी लाइफ बहुत अनसर्टेन थी। अब उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं एक दूसरे के साथ, और उनकी कुछ राइट जो थी, लोगों की कुछ राइट ये गवर्नमेंट को दे देंगे, और इन रिटर्न गवर्नमेंट लोगों को क्या देगा? ठीक है, पीपल अपनी कुछ राइट्स जो हैं गिव सम ऑफ देयर राइट टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट इन रिटर्न क्या दे देगा इन लोगों को? सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, लॉ प्रोवाइड करेगा, ऑर्डर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो स्टेट कंसेंट ऑफ पीपल की वजह से बनी, ये कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो ये यहाँ तक थी इवोल्यूशन ऑफ स्टेट, कैसे ओरिजिन ऑफ स्टेट की 4 इम्पॉर्टेंट थ्योरीज। अब है स्टेज ऑफ स्टेट फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि स्टेट जो बना एंशिएंट इंडिया में, जो स्टेट हमारा बना था उसकी स्टेजेस बताएंगे। तो 6 मेन स्टेज हैं हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में। 6 मेन स्टेट हैं, कौन कौन सी? 6 मेन स्टेजेस हैं हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में। वो है ट्राइबल मिलिट्री डेमोक्रेसी, ट्राइबल मिलिट्री डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले थी ट्राइबल मिलिट्री डेमोक्रेसी, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था, ट्राइबल स्टेज थी ना, लोगों ने ट्राइब्स में रहना शुरू किया था, अर्लीस्ट स्टेज थी। तो वो सब लिख देना यहाँ पे शुरू में, जो पीछे पढ़ के आए हैं ट्राइब्स के बारे में। अब इसको मिलिट्री डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ट्राइब हैं वो एक साथ वॉर में जाते थे, लीडरशिप पार्टली कलेक्टिव थी, आधी लीडरशिप उसके पास थी, लीडर के पास, और आधा किसके पास रहता था? लोगों के पास रहती थी। जो लीडरशिप थी वो पार्टली कलेक्टिव थी। तो ट्राइब वॉर में एक साथ जाते थे और लीडरशिप पार्टली कलेक्टिव थी, इसलिए इसको मिलिट्री डेमोक्रेसी कहते हैं। फिर आती है सेकेंड स्टेज, वो होती है ट्राइबल पॉलिटी का ब्रेकअप, यानी जो ट्राइबल पॉलिटी यहाँ पे थी अब वो टूट जाती है। क्यों टूटती है? क्योंकि अब क्या था, एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। पहले क्या था, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऐसी ही थी, जिसका जहाँ मन करा वहाँ रह लिया। लेकिन अब जो प्रॉपर्टी थी उसे मिलने लगी थी अटेंशन, अब प्रॉपर्टी हो चुकी थी प्राइवेट। अब सब लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टी खरीदने लगे, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी में बढ़ावा मिला, तो एग्रीकल्चर बढ़ी, साथ में प्राइवेट प्रॉपर्टी बढ़ी कि लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टी खरीदने लगे, और इससे पॉपुलेशन में भी इंक्रीज़ आया था उस टाइम पे। तो इस वजह से जो ट्राइबल पॉलिटी थी वो टूट गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ गई। किसी लोगों के पास ज़्यादा खेती थी, किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी, या कोई ज़्यादा गरीब था, तो यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ गई। किसी के पास कम प्रॉपर्टी, किसी के पास ज़्यादा, क्योंकि अब प्रॉपर्टी को मिलने लगी थी मान्यता। तो इन चेंजेस की वजह से आया सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे ट्राइबल पॉलिटी टूट गई। अब आई थर्ड स्टेज, फॉर्मेशन ऑफ फुल फ्लैश्ड स्टेट। अब प्रॉपर स्टेट
जिसको बोलते थे जनपद। हम पहले पढ़ के आए हैं कि ट्राइबल से जनपद बना था। तो प्रॉपर स्टेट्स जिनको जनपद बोलते हैं वो बनी, फिक्स्ड टेरिटरीज हो गई, पॉपुलेशन फिक्स हो गई और गवर्नमेंट भी डेवलप हो गई, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, किनशिप जो थी वो स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज हो गई। तो यहाँ पे ये हो गया जनपद वाला, लिख देंगे फुल फ्लैज स्टेट में जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। फोर्थ स्टेज है ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन, यानी तो यहाँ पे जो है सेंट्रलाइज स्टेट बनी। किंग जो था उसका कंप्लीट कंट्रोल था स्टेट पे। लार्ज ब्यूरोक्रेसी टू मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन, अब एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज, यानी कि जो फोर्थ हो गई ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन। फिफ्थ है डिसेंट्रलाइज्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जब मौर्य ने डिक्लाइन कर दिया तो सेंट्रल पावर कम हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या थी, सेंट्रलाइज स्टेट का पीक आया, सेंट्रलाइज स्टेट बनी, एक जो पावर थी वो मतलब एक ही के पास थी, एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मौर्य ने डिक्लाइन कर दिया कि भाई ऐसा नहीं होगा, तो सेंट्रल पावर जो थी वो वीक हो गई। ठीक है, यहाँ सेंट्रलाइजेशन हुआ था, यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। तो यहाँ पे आया फ्यूडियल टेंडेंसीज का बिगनिंग, शुरुआत हुई। कैसे हुई, फ्यूडल टेंडेंसी की शुरुआत है। अब जो किंग थे लोकल अथॉरिटीज़ पे डिपेंड करता था यहाँ पे। ठीक है, तो जो पावर थी वो सेंट्रल पावर से होते होते कहाँ पे आ गई, लोकल अथॉरिटीज़ के पास आ गई। पहले सेंट्रलाइज थी पावर, अब लोकल अथॉरिटीज़ के पास आ गई। तो किंग किस पे डिपेंड करने लगा, लोकल अथॉरिटीज़ पे डिपेंड करता था। तो ये हो गई फिफ्थ स्टेज। अब है सिक्स्थ स्टेज, जिसको गुप्ता पीरियड या फिर प्रोटो फ्यूडल पॉलिटी भी कहते हैं, तो कोल्ड प्रोटो फ्यूडल। तो सिक्स्थ स्टेज को या गुप्ता पीरियड को हम क्या कहते हैं, देखिए लास्ट में क्या था, गुप्ता एम्पायर ही था ना, तो यहाँ पे भी गुप्ता पीरियड आ गया। तो इसको प्रोटो फ्यूडल भी कहते हैं, यानी फेडरलिज्म की शुरुआती स्टेज। फेडरलिज्म एक पावर पार्टली, यहाँ पे फेडरलिज्म में क्या होता है, जो पावर होती है वो आधी तो किंग के पास होती है और जो आधी होती है वो लैंडलॉर्ड्स के पास भी होती है, लोकल लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं उनके पास भी होती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो था अब वो प्रॉपर डिसेंट्रलाइज हो चुका था यहाँ पे आते आते। तो ये बन गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी, स्टेज ऑफ स्टेट फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो 6 मेन स्टेज थी, हमने पढ़ ली कि पहले ट्राइबल मिलिट्री डेमोक्रेसी आई, फिर ट्राइबल पॉलिटी टूट गई, ब्रेकअप हुआ इसका, उसके बाद हमारी फुल फ्लैश्ड स्टेट बनी। बनने के बाद ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन आया कि पहले सेंट्रलाइज भी हुई बीच में पावर, फिर यहाँ पे आते आते मौर्य ने मना कर दिया, तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। और फिर आ गया गुप्ता पीरियड, यानी प्रोटो फ्यूडल पॉलिसी, यानी आधी पावर किसके पास, किंग के पास, और आधी लोकल लैंडलॉर्ड्स के पास चली गई। नेक्स्ट टॉपिक है किंगशिप। तो सिस्टम किंगशिप क्या होती है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ राजा स्टेट का हेड होता है और उस पे ही पॉलिटिकल पावर होती है। किंगशिप क्या होती है, किंगशिप जस्ट लाइक योर फ्रेंडशिप, कि फ्रेंड पे पावर चली जाती है आप लोगों पे। तो किंगशिप क्या होती है, किंगशिप होती है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे जो राजा होता है यानी जो किंग होता है वो होता है स्टेट का हेड, साथ साथ जो पॉलिटिकल पावर होती है उसका भी ये हेड होता है। ठीक है, पॉलिटिकल पावर का भी ये हेड होता है किंग, एक ऐसा सिस्टम है। ठीक है, ओके, सो इसका मतलब है कि जो हमने पीछे किंग के बारे में पढ़ा ना कि राजा कैसे कैसे बनते थे, यहाँ पे कि यहाँ पे राजा कैसे बने थे, एग्रीमेंट के थ्रू बने थे राजा, कुछ एग्रीमेंट के थ्रू बने थे, कुछ मानते थे कि जो राजा है वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसे करके यहाँ पे, और जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते थे उसे किंग बना देते थे। तो वो सब हम किंग के बारे में किंगशिप में लिख देंगे। अब अर्थशास्त्र क्या कहता है, अर्थशास्त्र कहता है, अर्थशास्त्र ने टाइम टेबल दिया है किंग के दिन के लिए कि किंग को क्या क्या करना है दिन में। अर्थशास्त्र ने टाइम टेबल सजेस्ट किया, तो वो कहता है 4.5 घंटे की नींद लेनी है, 3 घंटे खाओ, रिक्रिएशन करो, और
मतलब 3 घंटे खाने का मतलब ये नहीं है कि 3 घंटे खाता रहेगा, उसमें और भी ये रिक्रिएशन भी करेगा। और जो बाकी का दिन बचता है, 4.5 घंटे सो लिए, 3 घंटे हो गए, तो 4, 5 या 7, 7.5 घंटे इसने सोने में, स्लीप एंड रिक्रिएशन में लगाए। और जो बाकी का दिन है वो स्टेट के अफेयर में ही स्पेंड होना चाहिए। यानी स्टेट में क्या क्या दिक्कत चल रही है, क्या क्या है, सब उसी पे स्पेंड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये भी जो है आपका 2 मार्क्स में आया हुआ है 2021-22 और 22-23 में। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है? ये होते हैं एडवाइज़र का ग्रुप। एडवाइज़र, मिनिस्टर कौन थे? एडवाइज़र। तो इनका ग्रुप, एडवाइज़र कौन होते थे? जो गवर्नमेंट को जो किंग की हेल्प करते थे, एडवाइस करते थे किंग को चीज़ों में। तो ये एडवाइज़र का ग्रुप होता है जो कि किंग की हेल्प करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। यानी किंग जो है स्टेट को मैनेज करते हैं, हमें पता है। तो उस स्टेट को मैनेज करने के लिए किंग की हेल्प करते थे और डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करते थे। किंग अगर कोई डिसीजन लेने जा रहा है तो वो इनसे एडवाइस लेता था, इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेता था डिसीजन मेकिंग में और एडमिनिस्ट्रेशन में। अब देखो, ध्यान से सुनना कि एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है पॉलिटिक्स का, क्योंकि यही जो है किंग को एडवाइस करते हैं। बिना एडवाइज़र के किंग कुछ नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी ऑर्गन है बॉडी पॉलिटिक्स का, ठीक है, पॉलिटिकल बॉडी का। अब साइज़ क्या हो सकता है इसका? 7 से 37 तक साइज़ हो सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। अब सुनो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है इनमें क्या कौन कौन आते हैं? सबसे पहले आता है मंत्री। मंत्री कौन होता है? ये होता है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर ये मेन एडवाइज़र होता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा हेड एडवाइज़र या मेन एडवाइज़र होता है मंत्री। उसके बाद आते हैं पुरोहित, ठीक है। तो मतलब ये नहीं होते जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं, ऐसे ही पुरोहित होते थे। फिर आते हैं, सबसे पहले मंत्री हो गया जो कि मेन एडवाइज़र होता है, जिसको चीफ मिनिस्टर कहते हैं। पुरोहित आते हैं। उसके बाद आता है सेनापति। सेनापति जो होता है ये आर्मी के अंदर आर्मी का एडवाइज़र होता है। फिर आता है अमात्या एंड देन आता है ट्रेजर का मतलब होता है जो खजाने वजाने के यहाँ ध्यान रखता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे जो रहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये इंक्लूड करता है। काउंसिल क्या क्या इंक्लूड करता है? मंत्री, पुरोहित, सेनापति। मंत्री हो गया मेन, पुरोहित, सेनापति, अमात्य और ट्रेजर। अब ये भी अभी सुनो, ये 2 तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। एक होता है मंत्रीना और एक होता है मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद यानी बड़ी बड़ी जो बॉडीज़ हैं, लार्ज बॉडीज़ जो हैं वो इसमें आती हैं। मंत्री परिषद में बड़ी बड़ी बॉडीज़ यानी जितने मिनिस्टर हैं बड़े बड़े, और मंत्री ना क्या होती है? स्मॉल बॉडीज़। स्मॉल बॉडी हो गया मंत्री, ये मंत्री, पुरोहित, सेनापति, ये आती है मंत्रीना में, और मंत्री परिषद में आ गए लार्ज बॉडीज़। अब है पॉलिटिकल आइडियाज़ इन एंशिएंट इंडिया। तो पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या होते हैं? प्रिंसिपल एंड थॉट, कि कैसे हमारा जो स्टेट है वो गवर्न होना चाहिए। तो पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या थे? प्रिंसिपल थे या फिर थॉट्स थे कि कैसे हमारा स्टेट गवर्न होना चाहिए। पहले के टाइम में किंगशिप इम्पॉर्टेंट थी लेकिन एब्सोल्यूट नहीं थी कि सब चीज़ इस किंग पे। थिंकर जैसे कौटिल्य थे, उन्होंने जो है अर्थशास्त्र के थ्रू प्रैक्टिकल गवर्नेंस को एम्फेसाइज किया कि भाई प्रैक्टिकल गवर्नेंस आनी चाहिए, गवर्नेंस आनी चाहिए। तो इसको एम्फेसाइज, इसको बढ़ावा दिया अर्थशास्त्र के। और अभी हमने अर्थशास्त्र के बारे में कहाँ पढ़ा था? किंगशिप में, कि अर्थशास्त्र में जो है टाइम टेबल बताता है किंग के दिन के लिए। तो ये समझना है पॉलिटिकल आइडिया कहते हैं प्रिंसिपल या ऐसे थॉट जो ये बताते हैं इस चीज़ किसके बारे में, थॉट या प्रिंसिपल, कि कैसे स्टेट जो है गवर्न होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ अ वेलफेयर सोसाइटी। अब वेलफेयर सोसाइटी क्या होती है? वो जगह होती है जहाँ पे गवर्नमेंट लोगों के वेलबींग के लिए काम करती है, यानी लोगों के हित के
लिए काम करती है। तो वेलफेयर सोसाइटी ऐसी सोसाइटी होती है जहाँ जो हमारी गवर्नमेंट है वो लोगों के वेलबींग, लोगों के हित, लोगों के अच्छे के लिए काम करती है। लोगों को बेसिक नीड प्रोवाइड, जो बेसिक नीड है लोगों की, जैसे खाना, पानी, घर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब प्रोवाइड करती है। और ये इंश्योर करती है इक्वालिटी और जस्टिस, के लोगों के बीच में जस्टिस रहे, इक्वालिटी रहे, इनइक्वालिटी ना आए। और ये लोगों को बचाती है हार्म से, कि लोगों को कोई हार्म ना हो जाए। तो यहाँ पे ये तुम सब लिख सकते हो। इतनी बता दिया, 2 नंबर में ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। तो कंडीशन ऑफ वेलफेयर सोसाइटी यही है कि वो बेसिक नीड प्रोवाइड करें, इक्वालिटी जस्टिस इंश्योर करें, प्रोटेक्ट करें पीपल को हार्म से, और ये इंश्योर करें कि जो लोग हैं वो लॉ फॉलो करें। ये सब आ जाएंगे इसमें। अब 7 लिम्स ऑफ द स्टेट, ये 2 बार आ चुका है। 7 लिम्स ऑफ द स्टेट क्या है? इसको कौटिल्याज सप्तांग भी कहते हैं। कौटिल्याज सप्तांग। अब ये जो थ्योरी है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दी थी, ठीक है, अर्थशास्त्र में दी थी कौटिल्य ने। ये बोला था कि देखो इसने क्या बोला इस वाले में, 7 लिम्स में, जो स्टेट है ना, जो स्टेट है वो बॉडी की तरह होता है। स्टेट को उसने बॉडी से कंपेयर करा। उसने बोला जो स्टेट है वो बॉडी की तरह है, और इसके जो है इस बॉडी की, यानी इस स्टेट के 7 इम्पॉर्टेंट लिम्स हैं। लिम्स का मतलब होता है पार्ट्स। जैसे हमारी बॉडी में पार्ट्स होते हैं, इसी तरीके से उसने बोला कि स्टेट एक बॉडी की तरह है, और इस बॉडी में जो है 7 ज़रूरी पार्ट्स होते हैं, 7 ज़रूरी लिम्स होते हैं। और सारे के सारे जो पार्ट्स हैं, जैसे हमारे सारे बॉडी पार्ट्स सही से काम करने चाहिए ना, अच्छे से काम करने चाहिए ताकि हम अच्छे से चीज़ें कर पाएँ। तो ऐसे इसने बोला कि सारे पार्ट प्रॉपरली काम करने चाहिए ताकि स्टेट अच्छे से फंक्शन करे। अगर सारे पार्ट अच्छे से प्रॉपरली वर्क करेंगे तो स्टेट भी हमारा अच्छे से काम करेगा। अब इसमें जो है ये पढ़ते हैं 7 लिम्स हैं कौन कौन से। सबसे पहला है स्वामी। स्वामी यानी राजा, जिसको हम मोनार्क भी कहते थे या हेड ऑफ द स्टेट भी कहते थे। और राजा कैसा होना चाहिए? एक तो स्ट्रोंग होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, और जो है बड़े बड़े डिसीजन अगर कहीं लेने हुए तो वो ले पाए आराम से। एंड इंश्योर वेलफेयर ऑफ पीपल, और वो किस पे क्या इंश्योर करे कि लोगों का अच्छा हो, वेलबींग पे काम करे लोगों के, जो हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, वेलफेयर सोसाइटी बनाए। अमात्य होता है मिनिस्टर। सबसे पहले किंग का होगा मिनिस्टर यानी एडवाइज़र। तो ये एडवाइज़र होते थे या ऑफिशियल्स होते थे। और इन एडवाइज़र की सिलेक्शन किस बेसिस पे होती थी? इनकी एबिलिटी और ऑनेस्टी के बेसिस पे, कौन सच्चा है, कौन क्या क्या कर सकता है, इस बेसिस पे जो है इन एडवाइज़र्स का सिलेक्शन होता था। तो अमात्य, स्वामी, अमात्य, और अब है जनपद। जनपद क्या था? टेरिटरी एंड पीपल, क्योंकि जन मतलब पीपल, पद मतलब लैंड यानी टेरिटरी। तो जो टेरिटरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए फर्टाइल, यानी उपजाऊ होनी चाहिए, वहाँ पे खेती बाड़ी हो सके, और इसमें खूब सारे फर्टाइल भी हो टेरिटरी, और साथ में फॉरेस्ट भी काफ़ी सारे हो, रिवर हो, माउंटेन्स हो, ये सब होने चाहिए। पीपल क्या होता है? लोग। तो लोग होने चाहिए, उनके राजा के प्रति लॉयल होने चाहिए, हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन होने चाहिए। कि उनके राजा को कैसे लोग मिले? लॉयल, राजा के प्रति लॉयल रहे, हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन रहे। नेक्स्ट है दुर्ग। दुर्ग होता है फोर्ट, ठीक है, दुर्ग होता है फोर्ट। तो ये फोर्ट किससे, जो भी एक्सटर्नल अटैक होता है, बाहर से कोई अटैक हो रहा है तो फोर्ट बचाता है ना, बीच में खड़ा हो जाता है फोर्ट एक हमारा, ठीक है। तो ये किंग के लिए हाइड आउट भी था, जैसे कोई वॉर चल रही है तो यहाँ पे आके किंग छुप भी सकते थे। फिर है कोष। कोष होता है ट्रेजरी। ट्रेजरी मतलब कि खजाना, वेल्थ, पैसे वैसे जो है ना स्टेट का, वेल्थ ऑफ द स्टेट बोलते थे कोष को। ये कोषा है कोष, यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जो वेल्थ थी, ये जो पैसे थे, कहाँ यूज़ होते थे? आर्मी पे लग गए, क्योंकि भाई आर्मी लड़ने जाती थी तो वहाँ पे उनके खाने पीने और गोली बारूद इन सब का ध्यान रखना पड़ता था। तो आर्मी, फिर एडमिनिस्ट्रेशन पे यानी स्टेट को मैनेज करने के लिए, और पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक के हित में, वेलबींग के लिए। फिर है दंड। दंड होता है आर्मी या फोर्स, यानी यहाँ पे जो आर्मी क्या थी? मिलिट्री पावर ऑफ स्टेट। जैसे कोष क्या था? वेल्थ ऑफ स्टेट, ऐसी मिलिट्री पावर ऑफ स्टेट थी ये, यानी आर्मी। ये मेंटेन करती थी लॉ एंड ऑर्डर को, ठीक है। स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम था इसका।
एनिमीज से हमको प्रोटेक्ट करती थी। अगर वॉर हो गई तो हमें कौन बचाएगा? एनिमीज से, ये तो बचाते थे। उसके बाद है मित्र। मित्र होता है एलाइज, ठीक है। फ्रेंडली स्टेट और पार्टनर, देखो जो आपके आसपास वाले स्टेट थे या जो भी पार्टनर थे वो होते थे मित्र, और ये हेल्प करते थे। वॉर, लड़ाई हो गई तो सपोज आपके पास इतना पैसा नहीं है तो हेल्प कौन करेगा? ये करते थे। ट्रेडिंग में ये हेल्प करते थे, डिप्लोमेसी में ये हेल्प करते थे। तो ये हो गए मित्र। तो ये थे 7 हमारे 7 लिम्स। सबसे पहले कौन था? स्वामी, राजा, फिर अमात्य यानी मिनिस्टर, फिर जनपद बना, फिर दुर्ग जो प्रोटेक्ट करेगा, दुर्ग के बाद आ गया कोश यानी ट्रेजरी, और दंड और मित्र। अब इसको याद करने का मैं तरीका बताती हूँ क्योंकि हो सकता है आप इसे भूल जाओ। देखो सबसे पहले एक बात सुनो, सबसे पहले आते हैं हमारे स्वामी, यानी सबसे पहले राजा आएगा और इस राज्यों को बताने वाले मिनिस्टर आएंगे, ठीक है। अमात्य यानी मिनिस्टर्स, यानी कि इसके एडवाइज़र या ऑफिशियल। तो सबसे पहले राजा आया, राजा की हेल्प करने के लिए एडवाइज़र आ गए। चलो 2 हो गए। अब ये रहते भी तो होंगे कहीं अमात्य सपोज, तो फिर बने जनपद, ठीक है। जनपद लोगों की जगह, जन मतलब लोग और पद मतलब उनके लैंड। अब आ गया दुर्ग। अब इन सबको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? एक दुर्ग, फोर्ट यानी दुर्ग, दुर्ग या दुर्ग यानी फोर्ट। फोर्ट ही तो प्रोटेक्ट कर रहा है। ये एक फोर्ट बना लिया हमने, ठीक है, जो कि एक हाइड आउट भी था राजा के लिए, फोर्ट बन गया। अब इस फोर्ट के अंदर कहीं खजाना भी होएगा, ठीक है। खजाना भी तो होएगा कहीं, खजाना सोना सोना सोना, तो यहाँ खजाने को बोलते हैं कोश, ठीक है। ये है कोश, यानी सबसे पहले स्वामी, स्वामी को बताने वाला अमात्य, और रहते कहीं जनपद में थे। फिर इनको प्रोटेक्ट कर रहा है हमारा दुर्ग, और इसके इस फोर्ट के अंदर सपोज कहीं कोश भी है, वेल्थ ऑफ द स्टेट भी है। फिर आया आर्मी। अब इसको भी कौन बचाएगा? सबको। अब यहाँ पे प्रजा होगी इनकी, इन प्रजा को और से कौन बचाएगा? यहाँ पे आर्मी बचाएगी या नहीं, दंड बचाएंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं तो फिर मित्र आएंगे, लास्ट में मित्र आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 7 लिम्स। अब है सोसाइटी इन एंशिएंट इंडिया एंड पुरुषार्थ। देखो सोसाइटी इन एंशिएंट इंडिया हैड सेवरल डिफरेंट फीचर। अब पुराने जो पहले जो इंडिया थी उसमें जो सोसाइटी थी उसके अलग अलग फीचर होते थे। अब उस टाइम पे ज़िंदगी का पर्पस ये था कि भाई 4 गोल्स हैं, उन्हें अटेन कर लो। अगर उनको अटेन कर ले मज़े मज़े हैं। और उन 4 गोल को बोलते थे पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब कि लाइफ पर्पस, कि तुम्हारी ज़िंदगी का पर्पस क्या है। तो उस टाइम पे जो पर्पस था ना वो था 4 गोल, जिनको पुरुषार्थ बोलते हैं, वो अटेन करना। तो पुरुषार्थ क्या था? 4 मेन गोल ऑफ लाइफ इन एंशिएंट इंडिया फिलॉसफी। वो सुने, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वही है ये 4। तो पहला है धर्म। धर्म होती है आपकी ड्यूटी, यानी कि क्या सही है वो करना, वो आपका धर्म है, ठीक है। आपका धर्म यानी आपकी ड्यूटी क्या है, वो इन क्या सही है वो सब करना धर्म होता है। अब इस धर्म में क्या क्या आ जाएंगे? ऑनेस्टी आ जाएगी कि आप कितने सच्चे हो, जस्टिस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम सबकी ड्यूटी है। ऑनेस्टी यानी सच बोलें, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी इस स्टेट को लेके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, उनको निभाओ। जस्टिस, ठीक है, सही को सही गलत को गलत। तो ये हो गया धर्म, ठीक है। और जितने भी दूसरे गोल हैं उसका मेन फाउंडेशन ये धर्म ही है। अगर धर्म नहीं होगा तो बाकी सब नहीं होंगे। तो धर्म जो है हमारा फाउंडेशन है बाकी सब गोल्स के लिए। तो पहला गोल था धर्म यानी कि ड्यूटी, यानी कि क्या सही है वो करना। इसके अंदर आ जाता है ऑनेस्टी, जस्टिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये फाउंडेशन है बाकी सब गोल्स के लिए। अब है अर्थ। अर्थ मतलब वेल्थ या इकोनॉमिक लाइफ। अब पैसा आएगा, अर्निंग मनी एंड रिसोर्स। अर्थ क्या है? कि मनी और रिसोर्स खरीदना या कमाना। और ये किस लिए चाहिए होती है मनी? सिंपल सी बात है, अगर कंफर्टेबल लाइफ जीनी है तो पैसे की ज़रूरत रहती है। दूसरी चीज़ है अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए कमाते हैं, और स्टेट को रन करने के लिए भी मनी की ज़रूरत पड़ती है। तो अर्थ समझ आया? अर्थ क्या है? मनी और रिसोर्स कमाना जो कि अच्छी लाइफ, फैमिली को सपोर्ट और स्टेट को रन करने के लिए चाहिए। फिर आता है काम। काम होता है डिज़ायर या प्लेजर। तो काम मतलब ह्यूमन डिज़ायर्स को फुलफिल करना। तो सबसे पहले था धर्म। धर्म मतलब ड्यूटी।
फिर आया हमारा अर्थ। अर्थ मतलब कि मनी, पैसे कमाना, रिसोर्स कमाना। फिर काम हो गया डिज़ायर या प्लेजर। तो इसमें जो ह्यूमन के डिज़ायर्स होती हैं, डिज़ायर क्या है, खुश रहें, मज़े करें, तो हैप्पीनेस एंजॉयमेंट क्या है, डिज़ायर है। और इसमें इमोशनल और फिजिकल नीड्स भी आती हैं, ठीक है। जो भी इमोशनली आप अपने पार्टनर की ज़रूरत है, फिजिकली, तो वो सब भी इस काम के अंदर आती हैं। मोक्ष होता है लिबरेशन, यानी कि भाई इस जो साइकिल है ना, बर्थ से डेथ की जो साइकिल है, इससे फ्रीडम मिलनी है। तो बर्थ और डेथ की साइकिल, और ये जो है ना मोक्ष, मोक्ष एक स्पिरिचुअल गोल है लाइफ का, ठीक है, हमारी आत्मा का एक गोल है। और ये किसके थ्रू अचीव कर सकते हो आप, नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल और डिटैचमेंट, यानी कि आपको किसी से बहुत लगाव है, उससे आपको डिटैचमेंट करनी पड़ेगी, खुद पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। और ये हाईएस्ट गोल है, क्योंकि भाई ये स्पिरिचुअल गोल है, ये सबके बस की नहीं है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। तो ये सोसाइटी इन एंशिएंट इंडिया एंड पुरुषार्थ समझ आया। पुरुषार्थ का मतलब थे 4 गोल लाइफ के, पर्पस, लाइफ पर्पस, 4 मेन गोल लाइफ के, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब है वर्ण, अब है वर्ण आश्रम सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो सोशल एंड लाइफ फ्रेमवर्क है ये। जो वर्णाश्रम है ना, ये सोशल एंड लाइफ फ्रेमवर्क है, और ये 2 चीज़ों को कंबाइन करता है वर्णाश्रम। क्या, सबसे पहले तो देखो वर्णाश्रम, वर्णाश्रम देखो, जो वर्णाश्रम है ना, ये है सोशल एंड लाइफ फ्रेमवर्क। सोशल एंड लाइफ का फ्रेमवर्क, सोशल एंड लाइफ फ्रेमवर्क, जो कि कंबाइन करता है 2 चीज़ों को, वर्ण और दूसरा है आश्रम। वर्णाश्रम वर्ण को और आश्रम को कंबाइन करता है, और ये सोशल एंड लाइफ फ्रेमवर्क है। वर्ण का मतलब होता है टूटना छोटी छोटी चीज़ों में, यानी कि सोसाइटी का डिवीज़न, किसमें, ग्रुप्स में, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। डिवीज़न ऑफ सोसाइटी इनटू ग्रुप इज नोन एज वर्ण। तो वर्ण क्या था कि सोसाइटी का डिवीज़न इनटू ग्रुप इज कॉल्ड वर्ण। आश्रम क्या होता है कि आश्रम का मतलब होता है डिवीज़न, किस चीज़ का डिवीज़न, ह्यूमन लाइफ का, हमारी ज़िंदगी का किस में डिवीज़न, स्टेजेस में, कि जो ह्यूमन की लाइफ है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरती है। तो यही ह्यूमन लाइफ का स्टेजेस में डिवीज़न को बोलते हैं आश्रम। तो वर्णाश्रम क्या था, वर्णाश्रम था सोशल एंड लाइफ फ्रेमवर्क, सोशल एंड लाइफ फ्रेमवर्क एंड, ठीक है, क्या है, एक तो सोशल लाइफ फ्रेमवर्क है जो कि किसको कंबाइन करता है, वर्ण और आश्रम को कंबाइन करता है। वर्ण का मतलब है डिवीज़न ऑफ सोसाइटी इनटू ग्रुप, सोसाइटी का ग्रुप में टूट जाना, और आश्रम का मतलब है ह्यूमन लाइफ का डिवीज़न इनटू स्टेजेस। अब वर्ण सिस्टम समझो क्या है। वर्ण हम कह रहे हैं सोसाइटी का डिवीज़न, किसमें, ग्रुप्स में। वर्ण सिस्टम ये बोलता है कि जो सोसाइटी है ना, वो 4 वंस में, 4 ग्रुप्स में टूटी हुई है और डिवाइडेड है। सबसे पहला ग्रुप आता है ब्राह्मण ग्रुप। ब्राह्मण ग्रुप क्या कहता है, देखो हायरार्की है, एक हायरार्की होती है इनकी, वर्ण में एक हायरार्की होती है। तो हायरार्की के टॉप पे ब्राह्मण वाले ही रहते हैं, तो टॉप वर्ण है हायरार्की का। इसमें कौन कौन आते हैं, प्रीस्ट, टीचर वगैरह आते हैं। तो ये लोग किस लिए होते हैं, एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि प्रीस्ट वगैरह तो रिलीजियस एक्टिविटी कराएंगे ना। तो ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण हमें पता है ना, पंडित वंडित हम कहते हैं, तो ब्राह्मण लोग जो होते हैं वो प्रीस्ट होते हैं, और टीचर वगैरह आते हैं इसमें। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्ण है, और इसको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी इस वर्ण को। हालांकि अब बच्चों को टीचर के प्रति या इनके प्रति बिल्कुल रिस्पेक्टफुल नहीं है। तो उस टाइम पे क्या था, प्रीस्ट और टीचर रिस्पॉन्सिबल थे, एजुकेशन, रिलीजियस। ओके, अब है हमारा क्षत्रिय। क्षत्रिय है 2nd क्लास वर्ण की, वर्ण हायरार्की की 2nd क्लास है। इसमें क्षत्रिय, तो नाम से पता चल रहा है ना, जो त्रिशूल वगैरह, तो रूलर, और इसमें वॉरियर्स आते हैं, ठीक है।
तो जो क्षत्रिय है उसमें आते हैं रूलर और वॉरियर्स आते हैं जो लड़ते हैं, और ये क्या कर देंगे भाई, रूलर और वॉरियर आ रहे हैं तो सिंपल सी बात है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोटेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहली जो थी वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग सोसाइटी 4 वर्ण में जो है डिवाइडेड है। पहला वर्ण है ब्राह्मण। ब्राह्मण वर्ण क्या होता था, इसके अंदर आते थे टीचर और प्रीस्ट, और ये वर्ण हायरार्की का टॉप है। प्रीस्ट और जितने भी हमारे टीचर होते हैं वो आते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते थे एजुकेशन के लिए और रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए। टीचर एजुकेशन और जो प्रीस्ट थे वो हमारा रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल। और फिर आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय अब जो क्षत्रिय थे उसमें आते थे रूलर और वॉरियर्स, यानी ये रिस्पॉन्सिबल थे प्रोटेक्शन के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अब जो तीसरा है वो है वैश्य। वैश्य ये होते थे ट्रेडर एंड फार्मर्स। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये थे ट्रेडर्स या फार्मर। अब ये किस चीज़ के लिए, एग्रीकल्चर और बिजनेस। ट्रेडर क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो ये रिस्पॉन्सिबल थे बिजनेस के लिए, और फार्मर एग्रीकल्चर करेंगे तो ये किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, बिजनेस और एग्रीकल्चर के लिए। तो इसमें ट्रेडर्स और फार्मर आते थे। ये थर्ड क्लास है। लास्ट होती थी शूद्र। शूद्र क्या, इसमें आते थे वर्कर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर। इसमें कौन कौन, वर्कर्स आते थे और सर्विस प्रोवाइडर आते थे। और ये जो 3 वर्ण थे ये वाला जो शूद्र है ये इन तीनों को जो है सपोर्ट करता था। ठीक है, तो वर्कर और यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर आते थे जो इन तीनों जो वर्ग हैं इनको सपोर्ट करते थे, 3 वर्ण को। तो सबसे पहला ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य जो कि फार्मर और ट्रेडर होते थे, फिर शूद्र में आगे वर्कर और जो है हमारा सर्विस प्रोवाइडर। अब देखो आश्रम, ये स्टेज ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलॉसफी की हमारी लाइफ के कितने स्टेजेस हैं। देखो आश्रम का मतलब है कि 4 स्टेजेस ह्यूमन लाइफ की 4 स्टेज। तो स्पेसिफिक ड्यूटी, और हर स्टेज की, जैसे ये 4 स्टेज है ना ह्यूमन लाइफ की, हर स्टेज की अपनी एक ड्यूटी, अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सबसे पहला है सबसे पहला है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य क्या है, ब्रह्मचार्य है स्टूडेंट लाइफ। देखो मैं इसको आपको सिंपल समझा देती हूँ ताकि याद भी हो जाए। देखो सबसे पहले, जैसे आप पहले के टाइम की बात करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, इंसान पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसे डाल देता है स्कूल में। ठीक है, तो सबसे पहले आती है उसकी स्कूल लाइफ। तो सबसे पहले आती है स्कूल लाइफ, ठीक है, यानी इसकी स्टूडेंट लाइफ। स्कूल में डाल दिया तो सबसे पहली स्टेज हो गई हमारी स्टूडेंट लाइफ ज़िंदगी की। अब जैसे ही ख़त्म होती है, पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट कर ली, शादी हो जाएगी, यानी कि हाउस होल्ड लाइफ। अब भैया घर भर के काम कर लिए, बच्चे पैदा कर लिए, सब कुछ हो गया। अब आ जाएगा रिटायरमेंट का टाइम। तुम अब भगवान की पूजा करने लगोगे, बुढ़े हो जाओगे, तो अब आता है रिटायर्ड लाइफ। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद लास्ट में क्या होगा, बस अब तुम्हारा हो चुका, अब तुम मोक्ष ढूंढोगे। स्पिरिचुअल जो हमने अभी पढ़ा था ना, मोक्ष, जो कि स्पिरिचुअल गोल था लाइफ का, वो ढूंढोगे अब तुम, यानी रिनंसिएशन। तो ये देखो यहाँ पे 4 सिंपल है कि पहले पढ़ाई करी, स्टूडेंट लाइफ आई, फिर हाउस होल्ड लाइफ आई, फिर रिटायर्ड लाइफ आई, फिर रिनंसिएशन। स्टूडेंट लाइफ को बोलते थे क्योंकि टीचर और प्रीस्ट उसमें आते थे ना ब्राह्मण वर्ग में, तो ब्रह्मचार्य क्या थी, स्टूडेंट लाइफ। पहली स्टेज ऑफ लाइफ क्या थी, ब्रह्मचार्य थी। ये एजुकेशन पे फोकस करती थी, डिसिप्लिन पे फोकस करती थी, लर्निंग पे। एजुकेशन के थ्रू आप में डिसिप्लिन भी बहुत आता है, लर्निंग आती है, तो ये इस चीज़ पे फोकस करती थी। और एक ये जो स्टेज है ना, एक सेरेमनी के थ्रू स्टार्ट होती थी, और उस सेरेमनी का नाम था उपन्यानम। ठीक है, उपन्यानम सेरेमनी के बाद ये वाली स्टेज जो है स्टार्ट होती थी। अब हाउस होल्ड लाइफ को बोलते हैं गृहस्थ, कहते हैं ना गृहस्थी में फंस गए अब, तो गृहस्थ। तो ये सेकेंड स्टेज है। ये किस पे फोकस करेगी भाई, हाउस होल्ड में। पहले शादी होगी, फैमिली और पैसे कमाने पे, तो ये फोकस करती है मैरिज, फैमिली और अर्निंग वेल्थ।
पैसे कमाने पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, ठीक है। ये सोसाइटी को अगर सपोर्ट करना तो ये, क्योंकि यहाँ से बच्चे भी पैदा होते हैं। उसके बाद आती है रिटायर्ड लाइफ, इसको बोलते हैं वनप्रस्थ। वनों में भटको अब तुम, वनप्रस्थ। वनप्रस्थ क्या होती है? रिटायर्ड लाइफ, तीसरी स्टेज है। और यहाँ पे ग्रेजुअली आप जो है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से कट लेते हो, विड्रॉ कर लेते हो। अब यहाँ पे फोकस होता है, भगवान को याद करने लगते हो, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ पे फोकस करने लगते हैं, सेल्फ कंट्रोल आ जाता है इसमें जाके, वनप्रस्थ में जाके। अब है रिनंसिएशन, इसको बोलते हैं संन्यास। संन्यास की फाइनल स्टेज है भाई। इसका गोल क्या होता है? स्पिरिचुअल फ्रीडम मिलना, यानी कि मोक्ष। यहाँ पे आप मोक्ष ढूंढते हो। तो पहले क्या है? ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य होगी स्टूडेंट लाइफ, ये फोकस करेगी एजुकेशन, लर्निंग और डिसिप्लिन पर। ये एक सेरेमनी के बाद होती है स्टार्ट, उपनयनम। और फिर हाउस होल्ड लाइफ को बोलते हैं गृहस्थ। यहाँ पे फैमिली, ये फोकस करेगी मैरिज, फैमिली और वेल्थ कमाने पे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है सोसाइटी को सपोर्ट करने के लिए। फिर आती है रिटायर लाइफ यानी वनप्रस्थ। यहाँ पे आप इससे विड्रॉ कर लेते हो फैमिली से, फैमिली लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से। और फिर संन्यास। संन्यास यानी रिनंसिएशन, यानी फाइनल स्टेज, स्पिरिचुअल फ्रीडम होता है इसका गोल। अब आती है मैरिज इन एंशिएंट इंडिया। अब पहले क्या होती थी, शादी कैसे होती थी? पहले जो शादी है ना, उसे ये नहीं माना जाता था कि एक पर्सनल रिलेशनशिप है, यानी दो लोगों के बीच का एक रिलेशनशिप है। पहले माना जाता था सोशल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पहले जो शादी थी कैसे मानते थे उसको? सोशल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मानते थे, कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं मानी जाती थी। तो मानते थे, अब बोलते हैं ना कि शादी हो जाएगी तो वंश आगे बढ़ेगा, यानी कि फैमिली की कंटिन्यूटी के लिए रखते थे, मैरिज करते थे ताकि वंश आगे बढ़े। तो एंशिएंट जो टेक्स्ट है उसने डिस्क्राइब किया 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज, यानी शादी के 8 फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है ब्रह्म विवाह। हमें पता है हम ब्राह्मण, ब्रह्मचार्य। अब आया ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह कौन सा होता था? सबसे प्योरेस्ट फॉर्म थी मैरिज की, ब्रह्म विवाह। यहाँ पे जो पिता थे अपने डॉटर को देते थे एक अच्छे पढ़े लिखे आदमी को, कोई डावरी का सिस्टम, कोई गिफ्ट का सिस्टम नहीं था। ब्रह्म विवाह में सबसे प्योरेस्ट फॉर्म थी ये मैरिज की। फादर ने अपनी डॉटर दे दी और देते किसको थे? एक अच्छे पढ़े लिखे आदमी को। फिर आता है देव विवाह। इसमें जो लड़की थी वो प्रीस्ट को दे दी जाती थी कोई रिलीजियस सेक्रीफाइस के दौरान। फिर आता है अर्श विवाह। अर्श विवाह में जो ये बढ़िया था, देखो इसमें जो ब्राइड की फैमिली थी और एक ग्रूम था, तो जो लड़का था वो ब्राइड की फैमिली को एक सिंबॉलिक गिफ्ट देता था, जैसे काओ, बफेलो, ये सब देती। फिर आता प्रजापत्य मैरिज। तो ये ये जो है कंसेंट से होता था, यानी कि मंजूरी से होता था, और ये ड्यूटी और धर्म पे फोकस करता था। यहाँ पे भी कोई एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट या डाउरी की ज़रूरत नहीं होती थी। फिर आता गंधर्व विवाह। तो गंधर्व विवाह एक लव मैरिज के जैसा होता है गंधर्व विवाह। तो ये म्यूचुअल लव और मंजूरी से होता था। यहाँ पे कोई पेरेंटल अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती नहीं थी कि भाई पहले मम्मी पापा से पूछो, कोई ज़रूरत ही नहीं है, भाई तुम कर लो। तो काइंड ऑफ लव मैरिज थी, बट नॉट एग्जैक्टली। तो ये म्यूचुअल लव और कंसेंट पे बेस्ड थी गंधर्व विवाह। अब है असुर विवाह। यहाँ पे क्या था? ये बहुत बेकार था, नाम से पता चल रहा है असुर विवाह। क्या ही करेंगे भाई असुर लोग। तो जो ग्रूम था, लड़का था, वो पैसे देके, ठीक है, पैसे देता था लड़की की फैमिली को ताकि उसे खरीद सके। फिर आता है राक्षस विवाह। तो राक्षस लोग क्या करते थे तुम्हें पता है? उठा के ले जाते थे। तो ब्राइड को जो है फोर्स के थ्रू लड़ भिड़ के जो है, पहले फाइटिंग होती थी, उसके बाद फोर्स से ब्राइड को ले जाते थे। फिर आता है पिशाच विवाह। तो पिशाच विवाह में से प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही है। तो यहाँ पे जो आदमी था वो औरत से शादी कर लेता था, उसको हार्म करके या फिर उसको डिसीव हरा के या फिर उसको हार्म करके शादी करता था। तो ये 8 फॉर्म थी मैरिज की। अब है अंडरस्टैंडिंग जेंडर एज अ सोशल कैटेगरी। बहुत सिंपल है, आप अपने पास से भी लिख सकते हो कि
अब देखो, अंडरस्टैंडिंग जेंडर एज अ सोशल कैटेगरी, यानी हम सोशल कैटेगरी में जेंडर समझेंगे मैन वर्सेस वीमेन को। अब जो मैन है, जो आदमी और वीमेन, अब जो है हम वीमेन के बारे में पढ़ेंगे तो वीमेन क्या थी, पहले वीमेन को जाना किस नाम से, वाइफ्स के मतलब पत्नियाँ, ऐसे रिकॉग्नाइज करते थे वीमेन को। उनको लक्ष्मी माना जाता था कि ये हमारे घर की लक्ष्मी है, उनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती थी। अर्धांगिनी बोला जाता था। और एक शब्द था शक्ति, फेमिनिन टर्म थी, पावर और स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए शक्ति यूज़ करते थे, ये शक्ति है। पावर स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए फेमिनिन टर्म थी शक्ति, इसको यूज़ करते थे। और जो मैन था वो माना जाता था कि भाई ये जो बना है ना, ये बना है फैमिली को प्रोटेक्टर, ठीक है। तो उसको कैसे ट्रीट करते थे मैन को कि भाई ये फैमिली का प्रोटेक्टर है, फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, वेल्थ को अर्न करेगा, फैमिली को सपोर्ट करेगा, वो सब मैन का काम था। और दोनों को, मैन और वीमेन दोनों को सिंगल यूनिट माना जाता था फैमिली के अंदर। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन एंड चैलेंजेस पोस्ट बाय वीमेन। तो देखो वीमेन को हिस्टोरिकल ट्रेडिशन में कैसे रिप्रेजेंट किया गया, क्या क्या चैलेंजेस आए, ऊपर वाला लिख दोगे वीमेन के बारे में। फिर लिखना इंडियन ट्रेडिशन जनरली रिस्पेक्ट ही करता था वीमेन की, और बहुत सारी जगह पे तो वीमेन को सेम मैन जो आदमी को पोस्ट मिलती है सेम वही मिलती है बहुत सारे प्लेसेस पे। और जो आदमी है ना, कुछ ऐसी राइट्स होती हैं, रिलीजियस राइट होती हैं जहाँ पे उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिना उनके वो नहीं कर सकता कुछ भी। लेकिन मेडिवल पीरियड में क्या हुआ, विमेन का जो स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, उनकी जो इक्वालिटी थी वो कम हो गई। ये सब लिखना है कि मेडिवल पीरियड में जाते ही स्टेटस विमेन का डाउन हो गया, उनको अब इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, उनको इतना अटेंशन नहीं दिया जाता था, ये सब लिखते हैं ना। अब है 4 क्लास क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब देखो 4 क्लास क्लासिफिकेशन क्या है, इसको मेंशन किया है अबुल फजल ने एन अकबरी ने। मुझे ये प्रोनाउंस करना नहीं आता, तो आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है। तो इसको अबुल फजल ने मेंशन किया था एन अकबरी में, आईने अकबरी होगा शायद ये। तो अबुल फजल के अकॉर्डिंग क्या था, जो लोग थे ना, इस दुनिया के जो लोग हैं उनको आप 4 क्लास में डिवाइड कर सकते हो। हमारी दुनिया में जो लोग हैं, पहले होते हैं वॉरियर लोग, यानी जो रूलर शोल्डर, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हम लोगों को, गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेटर प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है आर्टिफिसर्स एंड मर्चेंट, यानी जो क्राफ्ट वगैरह शिप वगैरह बनाते हैं वो आता है मर्चेंट और आर्टिफिसर्स में। जैसे मर्चेंट नेवी होती है, पानी में जाती है, यानी क्राफ्ट बनाना। उसके बाद या हवाई जहाज बनाते हैं लोग। फिर आता है द लर्नड, ये होता है स्कॉलर्स, टीचर्स। तो ये सब इनका क्या काम होगा लर्नर्स का, जो कि नॉलेज एजुकेशन गाइडेंस प्रोवाइड करना। अब है हस्बैंडमैन, तो हस्बैंडमैन क्या होता है कि जो फार्मर और एग्रीकल्चर्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो ये 4 फॉर्म्स हैं जिसमें हम पीपल को डिवाइड कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है स्लेवरी इन एंशिएंट इंडिया। स्लेवरी मतलब कि ऐसा सिस्टम जहाँ पे, तो स्लेवरी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो एक पर्सन है जिसको हम बोलते हैं स्लेव, वो दूसरे पर्सन के अंडर में काम करता है। अब जो अंडर में काम करता है उसको बोलते हैं स्लेव, ठीक है, और दास। और जो काम करवाता है, जिसके अंडर में वो काम करता है, उसको बोलते हैं मास्टर। तो मास्टर के अंडर में स्लेव काम करते हैं और लिमिटेड फ्रीडम होती है उन लोगों के पास। स्लेव्स को दास या दासी बोला जाता था। तो दास टर्म है ना, ये वर्ड आया था वैदिक एज से। दास जो टर्म है वो वैदिक एज से आया, और ये बेचारे जो स्लेव्स होते थे वो एग्रीकल्चर में काम करते थे या हाउस होल्ड में काम करते थे। कोई औरत आई, उसने बर्तन वर्तन साफ कर लिए, पैसों के लिए करते थे और अच्छी लाइफ जीने के लिए, अच्छी तो क्या ही होती है, बस जीने के लिए ही करते थे। और स्लेव्स बन जाते थे। हो सकता है कि कोई स्लेव फैमिली में ही पैदा हुआ है तो वो तो बचपन से ही बेचारा बाय बर्थ स्लेव हो सकता है, या फिर हो सकता है किसी के जो घर वाले हैं वो जेल में हैं, उनको छुड़ाने के लिए वो स्लेवरी करता है। तो ऐसे जो लोग थे बेचारे वो स्लेव बन जाते थे। तो ये थी स्लेवरी इन एंशिएंट इंडिया। और आई डोंट थिंक इसमें और कुछ बताने की ज़रूरत है, इसको आप अपने पास से बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो, ठीक है।
तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें।